Hello everyone, welcome to Unacademy. So I welcome you all to in this session. जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था विद रिस्पेक्ट टू सरफेस टेंशन, तो वैसे ही आज मैं आप लोगों के लिए जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूँ ये भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफिकल्टीज आती है, काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है। तो अगेन जैसे मैंने आपको सरफेस टेंशन पूरा सिंप्लीफाई करके समझाया था, वैसे मैं आपको ये टॉपिक भी कोशिश करके एकदम सिंप्लीफाइड मैनर में समझाऊंगा कि अगर आप पहली बार भी इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे होंगे तो आपको सारी बातें जो है वो समझ में आ जाएगी। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था विद रिस्पेक्ट टू सरफेस टेंशन। आज जो हमारा टॉपिक है इसमें हम लोग बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वेपर प्रेशर और एक और फिनोमिना होता है जो उससे कनेक्टेड होता है, दैट इज टर्म्ड एज कैविटेशन। विल बी टॉकिंग अबाउट वेपर प्रेशर एंड कैविटेशन। इस पूरे वीडियो में आपको जो कॉन्सेप्ट है इसका वो अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो पूरी वीडियो को एंड तक देखिए। उसके पहले मैं थोड़ा आपको अपने बारे में बता देता हूँ। तो जैसे मेरा नाम परन भाटिया है। अनअकैडमी में मेरे को पिछले 3 साल से मैं आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाता आ रहा हूँ और मल्टीपल सब्जेक्ट्स मैंने अभी तक आप लोगों के साथ डील कर लिए हैं। तो आप देख सकते हो कि मैंने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे चाहे अनअकैडमी प्लस हो चाहे अनअकैडमी का स्पेशल क्लास हो, मैंने आपको अप्रोक्सीमेटली 19 सब्जेक्ट्स यहाँ पर पढ़ा दिए हैं। एज ऑफ नाउ मेरा सिर्फ एक ही सब्जेक्ट बचा है पढ़ाने को, दैट इज स्ट्रक्चर एनालिसिस। ये भी आने वाले टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको हर एक सब्जेक्ट को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में डिटेल में समझने में आसानी रहेगी। बाकी यूट्यूब पे मैं आप लोगों के लिए PYQ सेशंस लेके आता रहता हूँ, अलग अलग एग्जाम्स का, अलग अलग सब्जेक्ट्स का। मिक्स क्वेश्चंस भी अपन यहाँ पर डिस्कस करते हैं जो आपके डिफरेंट एग्जाम्स से पूछे गए हैं। इसके अलावा जब अपन यहाँ पर अनअकैडमी स्पेशल क्लास की बात करते हैं तो स्पेशल क्लास में मैंने आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और वहाँ भी हम लोग क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस होती है वो टाइम टू टाइम करते रहते हैं। तो जो भी हमारा लाइव सब्जेक्ट चलता है उसके क्वेश्चंस भी अपन वहाँ पर प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो आप यहाँ पर एक बार देख सकते हो कि मैंने आपको इन्वायरमेंट हो गया, FM हो गया, साथ में OCF, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, RCC, स्टील, बिल्डिंग मटेरियल, जियोटेक, हाइड्रोलिक मशीन्स, हाईवे, इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, पर्ट, CPM, एयरपोर्ट, रेलवे, सर्वेइंग, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, ब्रिज, लगभग मैंने सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ा दिए हैं। एक स्ट्रक्चर मेरा बचा हुआ है वो भी आने वाले टाइम पे हो जाएगा। तो आप अनअकैडमी के ऊपर जब भी एनरोल करते हो डिस्काउंट्स के लिए, आप मेरा ये रेफरल कोड परन13 यूज़ कर सकते हो ताकि आप यहाँ पर हर डिस्काउंट्स को अवेल कर सको जो भी यहाँ पर डिस्काउंट्स अवेलेबल होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मेरे बारे में इंट्रोडक्शन था। अब अपन आते हैं हमारे टॉपिक पे। तो टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट वेपर प्रेशर एंड कैविटेशन। तो कैविटेशन के बारे में तो बात करेंगे। सबसे पहले अपन समझते हैं कि वेपर प्रेशर क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय वेपर प्रेशर। सबसे पहले अपन इसको समझते हैं। अब वेपर प्रेशर को समझने के पहले हमें कुछ बेसिक बातों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे वी शुड नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवापोरेशन, वी शुड नो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बॉइलिंग, है ना। तो अगर शुरू में हमें ये सारी बातों के बारे में जानकारी है तो हमें वेपर प्रेशर को समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं जाएगी। तो पहले मैं शुरू में आपको ये कुछ बेसिक बातें बताता हूँ, देन विल एंटर इनटू वेपर प्रेशर, और उसके बाद फिर मैं आपको कैविटेशन की जानकारी भी दूंगा। तो समझने के लिए मान लीजिए लेट अस सपोज कि मेरे पास यहाँ पर कोई कंटेनर है। अब डायग्राम फ्री हैंड से ही बन रहा है, तो जो भी इसमें स्ट्रेट लाइंस है प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाएंगी, आप उसको इग्नोर करिएगा। बट वॉट विल बी डिस्कसिंग ओवर हियर वो सारे कॉन्सेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। देखो ध्यान से देखो। मान लीजिए कि इस कंटेनर के अंदर मैंने फ्लूइड को फिल किया हुआ है। फ्लूइड मान सकते हो, यहाँ पर आप अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको वाटर भी अज्यूम कर सकते हो। एज ऑफ नाउ मान लीजिए कि मेरा ये जो कंटेनर है एक क्लोज कंटेनर है। ठीक है। अब अगर आप लोगों ने मेरा पिछला सरफेस टेंशन का लेक्चर देखा होगा तो उसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी, क्या कि अगर मैं ये इंटरफेस के नीचे देखूंगा तो यहाँ पर मेरा पूरा जो ये वॉल्यूम है ये वाटर से या फ्लूइड से फिल्ड है। ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पर जितने भी हमारे फ्लूइड के मॉलिक्यूल होंगे उसके ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा होगा, उसके ऊपर यहाँ पर लग रहा होगा फोर्स ऑफ कोहेजन। और फोर्स ऑफ कोहेजन यहाँ पर लग रहा है। अगर मैं सेम कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूं उन फ्लूइड मॉलिक्यूल के साथ जो सरफेस पे प्रेजेंट है, आप देख सकते हो कि ये जो इंटरफेस है, इस इंटरफेस के नीचे हमारा एक फ्लूइड है और इस इंटरफेस के ऊपर हमारा दूसरा फ्लूइड है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो हमारा फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा दैट विल बी फोर्स ऑफ एडहेशन। और लास्ट क्लास में मैंने आपको ये जानकारी दिया था कि एडहेसिव फोर्स जो होता है इसका मैग्नीट्यूड कोहेसिव फोर्स के मैग्नीट्यूड से कम होता है। इसका मतलब है यहाँ पर जो आपको फोर्स ऑफ एडेशन बिटवीन दीज टू फ्लूइड्स देखने को मिल रहा है, इसका मैग्नीट्यूड आपको फोर्स ऑफ कोहेजन बिटवीन दिस फ्लूइड उससे आपको कम ही देखने को मिलेगा। ठीक है। तो इसका यह मतलब हुआ कि यहाँ पर जो भी मेरा फ्लूइड पार्टिकल होगा
ठीक है, यहाँ पर जो भी मेरा फ्लूइड पार्टिकल होगा, इस फ्लूइड पार्टिकल में हमारे पास अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्सेस जनरेट होते हुए दिखेंगे। और वही अगर मैं फ्लूइड मॉलिक्यूल को यहाँ पर कंसिडर करूंगा तो यहाँ पर हर जगह मेरे को बैलेंस्ड कोहेसिव फोर्सेस की फील्ड ऑफ फोर्स देखने को मिलेगी। तो ये बात मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताई थी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस पूरे फ्लूइड मॉलिक्यूल को अगर मैं देखूं यहाँ पर, या इस पूरे कंटेनर को देखूं जहां पर ये फ्लूइड फिल्ड है, जो आपको इंटरफेस की लेयर दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्सेस की इंटेंसिटी है उसका मैग्नीट्यूड कम है, इसलिए ये वाले जो मेरे फ्लूइड मॉलिक्यूल होंगे सरफेस पे, इनकी सबसे पहले टेंडेंसी होती है वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने की। इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस करूंगा तो ये वाले जो मेरे फ्लूइड मॉलिक्यूल हैं, ये सबसे पहले वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी रखेंगे। और जो फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू वेपर स्टेट, इसी को अपन टेक्निकली बेटा क्या बोलते हैं? इवोपोरेशन। इसी को अपन यहाँ पर टेक्निकली बोलते हैं इवोपोरेशन। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इवोपोरेशन में जो हमारा फेज चेंज हो रहा है वो कहाँ से कहाँ हो रहा है, तो आप बता सकते हो कि इवोपोरेशन में जो लिक्विड फेज है, लिक्विड फेज आपका गैसेस फेज में या वेपर फेज में कन्वर्ट हो रहा है। तो लिक्विड फेज आपका वेपर फेज में कन्वर्ट हो रहा है। तो क्योंकि सरफेस पे जो हमारा फ्लूइड एलिमेंट होता है, इसमें फोर्स की इंटेंसिटी कंपैरेटिवली कम होती है, तो इनकी टेंडेंसी ज्यादा रहती है वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होने की। अभी वेपर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है इसको भी अपन देखेंगे। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं जो हमारे फ्लूइड मॉलिक्यूल यहां पर प्रेजेंट है, कहने का मतलब है कि आपके कंटेनर के बेस पॉइंट पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहां पर जो मेरे फ्लूइड मॉलिक्यूल या वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं, या हमारे इस कंटेनर की सॉलिड बाउंड्री के कांटेक्ट में। ठीक है, तो आप जैसे ही बेटा यहाँ पर इसको एनर्जाइज करने की कोशिश करते हो, एनर्जी देने के लिए आप यहाँ पर इसका टेम्परेचर बढ़ा सकते हो, किसी भी तरीके से आप इसमें एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पर एनर्जी प्रोवाइड करोगे, हमारा ये जो फ्लूइड मॉलिक्यूल इस सॉलिड मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में है, सबसे पहले आप देखोगे टेम्परेचर बढ़ाने से इसी लेयर ऑफ फ्लूइड का टेम्परेचर सबसे पहले बढ़ेगा। इसके बाद ग्रेजुअली ये टेम्परेचर जो है ये बाकी लेयर्स का बढ़ना स्टार्ट होगा। तो कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर जो मेरा फ्लूइड मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर दिस लेयर विल बी एक्सपीरियंसिंग मोर टेम्परेचर एज कम्पेयर टू द फ्लूइड विच इज प्रेजेंट अबव दिस पर्टिकुलर लेयर। तो यहाँ पर जो मेरा फ्लूइड का लेयर है, ये सबसे पहले हाई टेम्परेचर को एक्सपीरियंस करेगा। तो इसका मतलब ये निकल के आता है कि जो हमारे फ्लूइड में बॉइलिंग स्टार्ट होगी, वो सबसे पहले हमारे इस वाले लेयर में स्टार्ट। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बॉइलिंग में हमारा कौन कौन सा फेज आपस में कनेक्टेड है, तो आप बोल सकते हो कि बॉइलिंग में हमारा सॉलिड फेज इस कंटेनर का, और साथ में जो मैंने आपको फ्लूइड दिखाया है या लिक्विड दिखाया है, वो फेज आपस में कनेक्टेड होता है। तो इवापोरेशन जो होता है वो लिक्विड और गैस फेज के बीच में होता है, और जो बॉइलिंग होती है वो सॉलिड और लिक्विड फेज के बीच में होती है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इवापोरेशन विच इज टेकिंग प्लेस एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इवापोरेशन एंड बॉइलिंग। तो सबसे पहले तो आपको ये दोनों बातें समझनी है आगे के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो हमारा पूरा कंक्लूजन अभी यहाँ से ये निकल के आता है कि जो हमारा वेपर्स का फॉर्मेशन होगा वो आपको सरफेस से देखने को मिलेगा, दैट विल बी सीन फ्रॉम द सरफेस। अब अगर ये बात अपन को समझ में आती है, तो हम यहाँ से वेपर प्रेशर की डेफिनेशन में धीरे धीरे एंटर कर सकते हैं। चलो, तब इसको ध्यान से देखना। तो जैसा कि मैंने आपको ये कंक्लूड करके दिया कि जो हमारा वेपर्स का फॉर्मेशन होगा वो कहाँ से होगा बेटा, वो हमारे सरफेस से होगा, यानी इंटरफेस से होगा। तो अब इसी बात को यहाँ पर कंटिन्यू करते देखो। अगेन मैं यहाँ पर आपको ये कंटेनर बना के दिखाता हूँ। आई एम शोइंग यू दिस कंटेनर। यह हमारा सरफेस है या इंटरफेस आप बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हमारा लिक्विड प्रेजेंट है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि वेपर्स का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है सरफेस से। अब होता यह है बेटा कि सरफेस पे भी जो आपके फ्लूइड एलिमेंट्स होते हैं, इन फ्लूइड एलिमेंट्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो डिफरेंट होती है, वो आपस में वेरी कर सकती है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है सारे एलिमेंट्स की काइनेटिक एनर्जी आपको सेम मिले। तो जैसे यहाँ पर बेटा वेपर्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, यहाँ पर ये वेपर्स, ये जो लिक्विड है ये वेपर्स में कन्वर्ट होने लग जाते हैं। दिस लिक्विड स्टार्ट्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर्स, इसको अपन बोलते हैं इवापोरेशन। अब जो इवापोरेशन होता है बेटा, जैसे यहाँ पर मैंने क्या दिया हुआ है, इतना रीजन आपको पूरा दिया हुआ है इवापोरेशन करवाने के लिए। तो कहने का मतलब हुआ कि आपके पास जो इस पूरे कंटेनर में स्कोप अवेलेबल है इवापोरेशन करवाने का, वो सिर्फ इतना ही है। तो इतने रीजन के अंदर यहाँ पर इवापोरेशन प्रॉपर तरीके से पॉसिबल है।
इसके बियॉन्ड अगर मैं इवोपोरेशन करवाना चाहूंगा तो वो इस वाले केस के लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए कि जितना भी मैंने आपको स्पेस बना के दिखाया है, इस पूरे स्पेस में कुछ फ्लूइड मॉलिक्यूल्स यहाँ पर वेपर फॉर्म में आपको दिखेंगे। तो समझने के लिए मैंने बोला यहाँ पर लेट सपोज कि 50 फ्लूइड मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं जो वेपर में कन्वर्ट हो गए। अब इवोपोरेशन तो बेटा ऐसी चीज है जो 24 घंटे चल सकती है। तो कहने का मतलब है कि इवोपोरेशन यहाँ पर टेम्परेचर के ऊपर तो डिपेंडेंट नहीं, क्योंकि वेपर का जो फॉर्मेशन होता है दैट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर। इसके पीछे मैंने आपको लॉजिक बता दिया। ठीक है, तो इवोपोरेशन हमारा 24 आवर्स चल सकता है ना, कभी भी चल सकता है। तो अगर मैंने यहाँ पर बोला कि मैंने इस कंटेनर के लिए इतना स्कोप दिया हुआ है इवोपोरेशन का, और अगर इतने स्कोप के अंदर मेरे 50 वेपर्स के पार्टिकल यहाँ पर आराम से आ सकते हैं, तो अगर इससे एक वेपर पार्टिकल भी मेरा एक्स्ट्रा आना चाहेगा तो क्या वो यहाँ पर आ सकता है? डेफिनेटली आ सकता है, क्योंकि इवोपोरेशन मेरी हमेशा चलती है। पर क्योंकि यहाँ पर जो स्पेस अवेलेबल है वो सिर्फ 50 पार्टिकल्स के लिए है, तो इसका मतलब है कि ये वाला जो मेरा पार्टिकल यहाँ वेपर में कन्वर्ट होके आएगा, ये पार्टिकल मेरा कंडेंस होके वापस से इस इंटरफेस के ऊपर जाके मिल जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर आपको अब कंडेंसेशन का प्रोसेस भी देखने को मिलेगा। तो मैंने ये बोला कि 50 पार्टिकल्स मेरे यहाँ पर आराम से अकोमोडेट हो सकते हैं। अब 50 पार्टिकल से ज्यादा अगर कोई सा भी पार्टिकल यहाँ पर आएगा इन द वेपर फेस, ये पार्टिकल मेरा कंडेंस होगा और वापस से हमारे इस इंटरफेस पे जाके मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि वेपर्स का फॉर्मेशन रेगुलरली चलता रहेगा और यहाँ पर आपका ये पार्टिकल के आने के लिए कोई स्कोप अवेलेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसका कंडेंसेशन होगा। तो मेरे बात का मतलब ये निकल के आता है बेटा कि आपको इस पूरे कंटेनर में इवोपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों चीजें यहाँ पर ऑब्जर्व करने को देखें, ऑब्जर्व करते हुए दिखेंगी। बोथ ऑफ देम विल बी सीन ओवर हियर। तो आपको इवोपोरेशन भी देखने मिलेगा और कंडेंसेशन भी देखने मिलेगा। तो इवोपोरेशन यहाँ पर कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, इवोपोरेशन जितना हो सकता है उतना ही होगा। इससे एक्सेस में जितने भी पार्टिकल मेरे यहाँ पर वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट होते जाएंगे, वो सारे के सारे पार्टिकल्स अब धीरे धीरे यहाँ पर कंडेंस होके वापस से इस लेयर पे जाके मिल जाएंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इवोपोरेशन भी होते जा रही है, यहाँ पर कंडेंसेशन भी होती जा रही है। अब पूरे सिचुएशन को ध्यान से समझना बेटा। एक ऐसा स्टेज आएगा, एक ऐसा स्टेज यहाँ पर आएगा जिसमें एक्सटेंट ऑफ इवोपोरेशन विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू एक्सटेंट ऑफ कंडेंसेशन। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो मेरे को सरफेस के ऊपर ये एक्टिविटी देखने को मिल रही है, इस पूरे एक्टिविटी में एक ऐसा फेज भी निकल के आएगा जब हमारा एक्सटेंट ऑफ इवोपोरेशन एग्जैक्टली एक्सटेंट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हो जाएगा। और जैसे ही एक्सटेंट ऑफ इवोपोरेशन एक्सटेंट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर हुआ, आप यहाँ पर बोल सकते हो कि हमारा इक्विलिब्रियम का कंडीशन अचीव हो गया। इक्विलिब्रियम का कंडीशन अचीव हो गया। नॉट टू बी मोर प्रिसाइज, ये जो इक्विलिब्रियम का कंडीशन अचीव हुआ है, इसमें हमारे सारे पार्टिकल एनर्जाइज्ड हैं। इसलिए आप इस इक्विलिब्रियम को डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन भी बोल सकते हो। तो इसका यह मतलब होता है कि जैसे यहाँ पर वेपर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, आफ्टर द स्कोप ऑफ इवोपोरेशन इज बीइंग अचीव्ड फुल्ली, whatever the extra vapors do arise from the surface, they will fall down back into the surface because of the process of condensation, and this process keeps on going, and the process will continue up till the extent of evaporation will become equal to extent of condensation, and this particular stage is termed as what? Dynamic equilibrium stage. Now, under this dynamic equilibrium stage, the total pressure which is being exerted by the vapors present over the interface will be termed as वेपर प्रेशर, या इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो, यह हमारा सैचुरेशन वेपर प्रेशर। अब मैंने सैचुरेशन वर्ड क्यों यूज किया? सैचुरेशन की बेटा जब भी अपन बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं सोल्यूबिलिटी से रिलेटेड होती है ना। जैसे मान लीजिए आप पानी में किसी भी चीज को डिसॉल्व करने की कोशिश करो, तो आपके पास मान लीजिए जैसे होता है ना कि जूसेस वगैरह के पाउच आते हैं, आपने इसको पानी में डाला और पानी में डाल के आपने उसको घोल दिया। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल लेते हैं नमक का। आप पानी में यहाँ पर नमक को घोल रहे हो, तो आप पानी में 1 चम्मच नमक डाल रहे हो, नमक घुल जा रहा है, 2 चम्मच डाल रहे हो, वो भी घुल जा रहा है ऐसे। लेकिन आप यहाँ पर ज्यादा नंबर ऑफ नमक मिलाते जाओगे, ठीक है, आपका पानी जो होगा वो किसी पर्टिकुलर स्टेज तक ही उस नमक को डिसॉल्व कर पाएगा। इसके बाद आप जितना भी एक्सेस क्वांटिटी में नमक डालते जाओगे, वहां पर नमक जो होगा वो डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये निकल के आता है कि एक बार जब वो मैक्सिमम स्टेज या मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी की स्टेज में आ जाता है, इसके बाद फर्दर कोई डिसोल्यूशन या कोई यहाँ पर डिसॉल्व करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इस पर्टिकुलर स्टेज को अपन बोलते हैं सैचुरेशन स्टेज। तो यही चीज मैंने आपको यहाँ पर भी दिखाई है।
कि अगर यहाँ पर 50 मॉलिक्यूल्स वेपराइज होके इवापोरेशन की फेज को अचीव कर सकते हैं, तो इसके बियॉन्ड जितने भी मेरे पार्टिकल होंगे वो यहाँ पर इवापोरेट नहीं हो पाएंगे, इवापोरेट होंगे भी तो वापस से कंडेंस हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए ऐसी कंडीशन में जब आपकी इक्विलिब्रियम स्टेज अचीव हो जाती है, इस इक्विलिब्रियम स्टेज में जो भी वेपर के पार्टिकल इस इंटरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, वो इस इंटरफेस के ऊपर जो भी प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, उस प्रेशर को अपन टेक्निकली क्या बोल देंगे, उस प्रेशर को अपन टेक्निकली बोल देंगे वेपर प्रेशर। क्योंकि ये वेपर प्रेशर आपको सैचुरेशन स्टेज पे देखने को मिला, आप इसको प्रिसाइसली क्या बोल सकते हो, आप इसको प्रिसाइसली सैचुरेशन वेपर प्रेशर बोल सकते हो। आप इसको सैचुरेटेड वेपर प्रेशर या सैचुरेशन वेपर प्रेशर जो आपको बोलना है, आप ऐसा बोल सकते हो। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द मीनिंग या व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द वेपर प्रेशर, ये मैंने आपको समझाया। चलो, अब इसके आगे अपन अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि मुझे ये पता है कि हमारे लिक्विड में है ना, अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड में जितना भी आपको रेसिस्टेंस देखने को मिलता है, लिक्विड में हमारा पूरा का पूरा जो रेसिस्टेंस होता है, that basically arises because of cohesive force, that basically arises because of cohesive force। इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए, अब मैं धीरे धीरे यहाँ पर बॉइलिंग की तरफ बढ़ता जा रहा हूँ, अगर मान लो मेरे को इस लिक्विड पार्टिकल को एनर्जाइज करना है, इसको बॉईल करवाना है, तो मेरे को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मेरे को इसके कोहेसिव फील्ड को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इन लिक्विड मॉलिक्यूल को एनर्जाइज करना चाहते हो, तो आपको इसके फोर्स ऑफ कोहेजन को रिड्यूस करना पड़ेगा। और इसके फोर्स ऑफ कोहेजन को रिड्यूस करने के लिए सबसे बढ़िया है आप यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा दो। ये बात भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी। तो टेम्परेचर के बढ़ने से, जैसे मैंने आपको सरफेस टेंशन का सिग्निफिकेंस बताया था ना, कि टेम्परेचर के बढ़ने से कोहेसिव फोर्स कम होता है तो सरफेस टेंशन भी कम होती है। एग्जैक्टली सेम बात, अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो मेरे इन पार्टिकल्स के बीच में जो भी कोहेजन है, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। और अगर कोहेजन यहाँ पर कम हो गया, अगर कोहेजन यहाँ पर कम हो गया, तो मेरा ये जो लिक्विड मॉलिक्यूल है, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वेपराइज हो जाएगा और ये एनर्जाइज भी हो जाएगा। तो इसका ये मतलब निकल के आता है कि अगर आप अपने इस लिक्विड पार्टिकल को एनर्जाइज कर दो टेम्परेचर बढ़ा के, तो यहाँ पर बॉइलिंग कंडीशन भी अचीव होना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, अगर आप यहाँ पर बोलो टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, तो भी आप बता सकते हो। टेम्परेचर के बढ़ने से ज्यादा फ्लूइड पार्टिकल आपके एनर्जाइज होंगे। अगर ज्यादा फ्लूइड पार्टिकल एनर्जाइज होंगे तो उसका मतलब है कि यहाँ पर इवापोरेशन कंडेंसेशन और ज्यादा होगा। इस वजह से आप यहाँ पर बोल सकते हो कि यहाँ पर जो वेपर प्रेशर है आपका, वो भी टेम्परेचर के बढ़ने के साथ क्या होगा, बढ़ेगा। तो व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन ओवर हियर, आप यहाँ पर कंक्लूजन ये बता सकते हो कि अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर के बढ़ने से मेरा जो वेपर प्रेशर है वो भी क्या होता है बेटा, वो भी यहाँ पर बढ़ता है। तो आप वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, ऐसा बोल सकते हो। तो टेम्परेचर के बढ़ने से कोहेजन कम हुआ, ज्यादा फ्लूइड पार्टिकल या लिक्विड पार्टिकल आपके एनर्जाइज हुए, इसी वजह से ज्यादा पार्टिकल वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हुए, एक्सटेंट ऑफ इवापोरेशन, एक्सटेंट ऑफ कंडेंसेशन यहाँ पर बढ़ती चली गई, और उस स्टेज में जो भी आपका वेपर प्रेशर होगा वो भी कंपैरेटिवली बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर के साथ वेपर प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब इसी बात को अपन और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक और कर्वेचर बना के दिखाया था, जो अक्सर मैकेनिकल के बच्चे पढ़ते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था, लेकिन इस डिस्कशन को आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो। कैसे? तो आपको मैंने याद होगा टेम्परेचर वर्सेस स्पेसिफिक एंट्रोपी का एक कर्व बना के दिया था, जो कि कुछ इस तरीके से बना था। और इस कर्व की प्रॉपर्टी भी अपन जानते हैं कि यहाँ पर जो हमारा फ्लूइड रहता है वो लिक्विड स्टेज में रहता है, यहाँ पर हमारा वेपर स्टेज में रहता है, और यहाँ पर जो कंडीशन निकल के आती है वो आपकी क्रिटिकल कंडीशन होती है, जो लिक्विड और वेपर के बीच में आपको कोरिलेशन बताती है। ठीक है, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना बेटा, और ये पूरी बात को आप रिलेट कर पाओगे बिकॉज डे टू डे लाइफ में अपन ये चीज परफॉर्म भी करते हैं। मान लो कि अगर मैं यहाँ पर वेरिएशन चेक करना चाहता हूँ टेम्परेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अपनी बात को समझने के लिए मैं यहाँ पर प्रेशर को क्या कर दूंगा बेटा, कांस्टेंट कर दूंगा। केयरफुली मेरी बात सुन, केयरफुली मेरी बात सुनना, मैं यहाँ पर प्रेशर को क्या कर दूंगा, कांस्टेंट कर दूंगा। अब जो कांस्टेंट प्रेशर की लाइन हम इस पर्टिकुलर कर्व के ऊपर बनाते हैं, ये कुछ ऐसे बन के आती है। ये मेरा बेसिकली क्या है, ये मेरा प्रेशर आइसोबार। ठीक है, तो प्रेशर आइसोबार इस पर्टिकुलर पॉइंट को, इस पर्टिकुलर ग्राफ को
जिस पॉइंट के ऊपर कट करता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन देख सकते हो, इससे करस्पॉन्डिंग जो हमारा टेम्परेचर होता है, इस टेम्परेचर को अपन टेक्निकली बोलते हैं सैचुरेशन टेम्परेचर। इसको अपन टेक्निकली बोलते हैं सैचुरेशन टेम्परेचर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर टेम्परेचर और टेम्परेचर का वेरिएशन चेक करना चाहा, तो मैंने सबसे पहले क्या किया, एक कांस्टेंट प्रेशर की लाइन इसके ऊपर बना दी। इसको अपन टेक्निकली प्रेशर आइसोबार भी बोल सकते हैं। ये प्रेशर आइसोबार जहां पर भी हमारे इस कर्व को कट करता है, इससे करस्पॉन्डिंग जो मेरा टेम्परेचर होता है, इसको अपन बोलते हैं सैचुरेशन टेम्परेचर। मान लो अगर मैंने किसी और कांस्टेंट प्रेशर के लिए, देखो मेरा वर्ड सुनना ध्यान से, अगर मान लीजिए मैंने किसी और कांस्टेंट प्रेशर के लिए यहाँ पर आइसोबार बना के दिखाया, तो भी बना सकता हूँ। देखो तो यहां पर भी जो मेरा प्रेशर है वो क्या है, कांस्टेंट। लेट सपोज मान लो ये मेरा कांस्टेंट प्रेशर P2 है और ये मेरा कांस्टेंट प्रेशर मान लो P1। ये भी हमारे ग्राफ को जिस पॉइंट पे कट करेगा, इससे करस्पॉन्डिंग जो हमारा टेम्परेचर होगा, यह हमारा सैचुरेशन टेम्परेचर होगा। आप जरा चेक करना कि मैंने टेम्परेचर आपको वर्टिकली अपवर्ड्स बढ़ता हुआ दिखाया है, और अगर मैं यहां पर देखूं तो प्रेशर जैसे ही मैंने यहां पर कम किया, जो मेरा सैचुरेशन टेम्परेचर है वो भी यहाँ पर क्या हो गया, कम हो गया। तो अगेन यहाँ से आप बोल सकते हो कि टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। अब अगर मैं प्रेशर और टेम्परेचर का कर्व आपको बना के देखूं, देखो ये मान लीजिए मेरा प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का कर्व है, ठीक है। तो ये प्रेशर मेरा कुछ इस तरीके से बढ़ता हुआ दिख रहा है और टेम्परेचर मेरा कुछ इस तरीके से बढ़ता हुआ दिख रहा है। ऑब्जर्व करना बेटा, ठीक। अगर मान लीजिए मेरे को यहाँ पर ये कांस्टेंट प्रेशर की लाइन दिखानी है, तो ये कांस्टेंट प्रेशर की लाइन अगर मैं इस वाले कर्व में आपको दिखाऊंगा, तो ये कुछ हॉरिजॉन्टल बनेगी बेटा, कुछ इस तरीके से बनेगी। तो ये मेरी कांस्टेंट प्रेशर की लाइन है। तो कांस्टेंट प्रेशर की लाइन जिस भी पॉइंट पे इसको कट करेगी, करस्पॉन्डिंगली ये मेरा क्या बन जाएगा, सैचुरेशन टेम्परेचर बन जाएगा। अब इस ग्राफ की कंडीशन को यहां पर प्लॉट करते हैं। देखो मैं सेपरेट ग्राफ बना के दिखा, अब इसी नॉलेज को अपन यहां पर अप्लाई करते हैं। देखो वीडियो तो नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा। देखो तो दिस इज माय प्रेशर कर्व एंड दिस इज माय टेम्परेचर कर्व, ठीक है। ये मेरा ग्राफ है, तो दिस इज माय ग्राफ। अगर मैं इसके हिसाब से चेक करूं तो देखो P1 की वैल्यू P2 से ज्यादा है, ठीक है। P1 मैंने आपको लाल कलर से दिखाया, तो ये मान लीजिए P1 है, ठीक है। ये कांस्टेंट प्रेशर की लाइन यहाँ पर दिखाई आपको। देन हरे कलर से आपको मैंने दिखाया P2, ये मान लीजिए P2। तो P1 की वैल्यू P2 से ज्यादा है, तो P1 की वैल्यू P2 से ज्यादा है। यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हो T2 की वैल्यू T1 से कम है, तो T2 की वैल्यू T1 से कम है, T2 की वैल्यू T1 से कम है। यहाँ पर आपका T1 है, यहाँ पर आ जाएगा T2। तो द वैल्यू ऑफ T2 इज लेस देन T1। तो कहने का मतलब है कि अगर आपका प्रेशर का वैल्यू कम होता जाएगा, तो उस प्रेशर, उस कांस्टेंट प्रेशर के करस्पॉन्डिंग जो आपका सैचुरेशन टेम्परेचर है, इसकी वैल्यू भी आपको कम होती हुई नजर आएगी, जो आप इस ग्राफ से एकदम अच्छे तरीके से देख सकते हैं। इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर टेम्परेचर की वैल्यू को बढ़ाया, तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो मेरा, सॉरी, अगर मैंने यहाँ पर एक कांस्टेंट प्रेशर की वैल्यू को बढ़ाया, तो उस कांस्टेंट प्रेशर के रिस्पेक्ट में जो मेरा सैचुरेशन टेम्परेचर है वो भी क्या होता जा रहा है बेटा, बढ़ता जा रहा है। तो ये बात आप यहाँ पर इस ग्राफ के थ्रू केयरफुली समझ सकते हो, इस बात को आप यहाँ पर समझ सकते हो। चलो समझने के लिए मैंने बोला कि लेट सपोज मैंने एक और लाइन आपको बना के दिखाई ऊपर वाले ग्राफ में, तो ब्लैक कलर से दिखा रहा हूं, ठीक है। समझने के लिए मान लीजिए यहाँ पर मेरा कोई पॉइंट ए है, यहाँ पर मान लीजिए कोई एक पॉइंट, या इसको एक्स बोल दो वाई बोल दो, एक ही बात है, इसको मान लो ये जो मेरा पॉइंट दिख रहा है आपको, दिस पॉइंट इज करस्पॉन्डिंग टू सैचुरेशन टेम्परेचर। तो अभी आप देख सकते हो कि मैंने जो आपको ये पॉइंट दिखाया है, चाहे मेरा पॉइंट है चाहे पॉइंट बी है, इसमें पूरा प्रेशर तो कांस्टेंट है, लेकिन ये जो मेरा पॉइंट ए है, ये अभी सैचुरेशन टेम्परेचर से क्या है बेटा, नीचे है ना। इसकी वैल्यू यहाँ पर कंपैरेटिवली कम है। वैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि पॉइंट बी जो है मेरा, वो सैचुरेशन टेम्परेचर से क्या है, वो ज्यादा है। तो कहने का मतलब है कि ये देखो, ये मेरा सैचुरेशन टेम्परेचर है, ये मेरा सैचुरेशन टेम्परेचर है। तो पॉइंट बी इज अबव सैचुरेशन टेम्परेचर एंड पॉइंट ए इज बिलो सैचुरेशन टेम्परेचर। तो आप यहां पर बोल सकते हो कि अगर मैंने सैचुरेशन टेम्परेचर से वैल्यू ज्यादा कंसीडर करी, तो यहां पर हमारा जो फ्लूइड होगा वो कौन से स्टेज में होगा बेटा, वेपर स्टेज में होगा। वैसे ही अगर मैंने वैल्यू यहां पर सैचुरेशन टेम्परेचर के नीचे रखी है, तो यहां पर जो भी हमारा फ्लूइड होगा एट अ गिवन प्रेशर, एट अ गिवन प्रेशर, प्रेशर की वैल्यू सेम है, वो गिवन प्रेशर में कौन से स्टेज में होगा बेटा, लिक्विड स्टेज में होगा। तो सेम चीज को अगर मैं आपको ये वाले ग्राफ में बना के दिखाऊं, तो यहां से भी आपको ये बात समझ में आ जाएगी। देखो ये मान लीजिए मेरा ग्राफ है प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का, दिस इज प्रेशर एंड दिस इज टेम्परेचर। एक कांस्टेंट प्रेशर पे
एक कांस्टेंट प्रेशर पे मैंने ये लाइन ड्रॉ करके दिया, ठीक है। ये कांस्टेंट प्रेशर वाली लाइन मेरे इस कर्व को जहां पर भी कट करती है, इसके करस्पॉन्डिंग जो भी टेम्परेचर होता है ये मेरा सैचुरेशन टेम्परेचर होता है। तो अगर मैंने सैचुरेशन टेम्परेचर के नीचे रखा हुआ है टेम्परेचर को, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि आपका लिक्विड, सॉरी, आपका जो फ्लूइड है वो लिक्विड स्टेज में होगा। और अगर सैचुरेशन टेम्परेचर के बियॉन्ड देखोगे तो यहाँ पर आपका जो फ्लूइड है वो वेपर स्टेज में होगा। तो ये बात भी आपको समझ में आती है। तो कहने का मतलब है कि अभी जो भी मैंने डिस्कशन किया बेटा, अभी जो भी मैंने डिस्कशन किया उसमें मैंने प्रेशर की वैल्यू को कांस्टेंट किया हुआ था, मैं टेम्परेचर को यहाँ पर चेंज कर रहा था। अब ये कोई बताने वाली बात तो थी नहीं, ये चीज़ एग्जैक्टली आप लोग अपने घर में करते हो। जैसे हम यहाँ पर किसी भी लिक्विड को, जैसे पानी वगैरह बॉईल करते हो, तो यही तो करते हो आप जैसे मान लीजिए इस कंटेनर में, ये मान लीजिए आपका कोई बर्नर है ना, इसके थ्रू आप इस लिक्विड को बॉईल करना चाह रहे हो, ठीक है। तो इस लिक्विड के ऊपर आप देख सकते हो एक कांस्टेंट प्रेशर लग रहा होता है, कांस्टेंट प्रेशर लग रहा होता है। इस कांस्टेंट प्रेशर को आप समझने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल सकते हो। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू क्या है बेटा, कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता जा रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। अब जैसे जैसे मेरा टेम्परेचर सैचुरेशन टेम्परेचर के बियॉन्ड जाएगा, यहाँ पर मेरा फ्लूइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर टेम्परेचर सैचुरेशन के नीचे रहेगा तो वो लिक्विड का लिक्विड में ही रहेगा। तो अभी जो भी डिस्कशन अपन ने किया, इसमें हमने प्रेशर की वैल्यू को क्या रखा हुआ था, हमने यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू को कांस्टेंट रखा हुआ था। तो वॉट एवर डिस्कशन आई हैव डन अप टिल नाउ, अप टिल दिस पर्टिकुलर डिस्कशन, आई हैव केप्ट द वैल्यू ऑफ प्रेशर एज कांस्टेंट, ठीक है। तो ये वही चीज है जो आप अपने घरों में रेगुलरली परफॉर्म करते हो। अब इसी बात को समझने का एक तरीका और होता है, देखो। तो अभी के डिस्कशन में क्या था बेटा, अभी के डिस्कशन में हमारा प्रेशर कांस्टेंट था और टेम्परेचर हमारा वेरिएबल, और हमारा कंक्लूजन ये निकल के आया कि अगर हमारा टेम्परेचर सैचुरेशन टेम्परेचर को एक्सीड करता है तो इसके करस्पॉन्डिंग आपका वेपर स्टेज जो है वो अचीव हो जाएगा, अगर, या बॉइलिंग स्टेज आपका अचीव हो जाएगा। अगर टेम्परेचर की वैल्यू सैचुरेशन टेम्परेचर से छोटी रहती है तो आपका जो फ्लूइड है या आपका जो लिक्विड है वो लिक्विड स्टेज में ही रहेगा। तो अभी तक के पूरे डिस्कशन में हमने प्रेशर की वैल्यू को कॉन्स्टेंट रखा और टेम्परेचर हमारा वेरिएबल। इसको ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट टू बी रेफर, देखो सेम चीज को समझने का एक तरीका और। अगेन मैं आपको यही वाला ग्राफ दिखाता हूं। तो दिस इज माय प्रेशर एंड दिस इज माय टेम्परेचर, ये हमारा ग्राफ, ठीक है। अब क्या करो आप, अब यहां पर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दो। आपके डिस्कशन में क्या करो, आप टेम्परेचर को यहां पर कांस्टेंट कर दो, तो कीप द टेम्परेचर एज कांस्टेंट। जैसे ही मैंने यहां पर टेम्परेचर को कांस्टेंट किया, किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर मैं लाइन बनाऊंगा तो ये लाइन कुछ ऐसी बनती भी आएगी, ये लाइन कुछ ऐसी बनती भी आएगी। मान लो मैंने यहाँ पर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया। अब ऑब्जर्व करना बेटा, देखो प्रेशर का डायरेक्शन मैंने आपको ऐसा दिखाया बढ़ता हुआ। इसका मतलब है कि अगर मैं यहां से ऐसे आते जाऊं तो मेरा प्रेशर क्या होता जा रहा है, मेरा प्रेशर क्या होता जा रहा है, मेरा प्रेशर यहाँ पर कम होता जा रहा है। इसका मतलब है कि अगर मैं एक ही टेम्परेचर रखूं और प्रेशर की वैल्यू को कम करते जाऊं तो मेरे पास एक ऐसा पॉइंट आएगा इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में जो मेरे को एक ट्रांजिशन बताएगा। अब समझना बात को ध्यान से, इस पूरे रीजन में मेरा जो फ्लूइड है वो लिक्विड स्टेज में, इस पूरे रीजन में मेरा जो फ्लूइड है या जो मेरा लिक्विड है वो लिक्विड स्टेज में ही है। आप टेम्परेचर उतना ही रखे हुए हो, आप प्रेशर की वैल्यू को कम करते जा रहे हो, प्रेशर कम होता जा रहा है, 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 और हम इस पॉइंट पे पहुंच गए। इस पॉइंट के बाद अगर मेरा प्रेशर और कम हो जाए, इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद अगर मेरा प्रेशर और कम हो जाए, ठीक है, तो मैं कौन से रीजन पे एंटर कर जाऊंगा बेटा, मैं यहाँ पर वेपर रीजन पे एंटर कर जाऊंगा। तो मान लीजिए कि मैंने टेम्परेचर फिक्स रखा हुआ है और जैसे ही आप इस रीजन के नीचे गए, ठीक, तो यहाँ पर आप वेपर पे स्टेज पे पहुंच जाओगे। मतलब ये जो आपका प्रेशर है ये एक ऐसा प्रेशर है जो आपको लिक्विड और वेपर के बीच में ट्रांजिशन बता रहा है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। इस पर्टिकुलर प्रेशर को अपन यहाँ पर वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर आपका गिवन प्रेशर वेपर प्रेशर से कम हो जाए, वेपर प्रेशर से कम हो जाए, तो आपके लिक्विड में वेपर्स का फॉर्मेशन, या आप ऐसा बोल सकते हो कि आपके लिक्विड की जो बॉइलिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। इसका मतलब आपकी कंडीशन, क्रिटिकल कंडीशन क्या बन के आती है कि क्रिटिकल केस में आपका प्रेशर अगर वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब है कि अब इसके बाद आपका लिक्विड जो है वह वेपराइज होना स्टार्ट हो जाएगा, इसमें बॉइलिंग की टेंडेंसी भी जो है वो भी स्टार्ट।
ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हमेशा टेम्परेचर बढ़ाने से ही बॉइलिंग होता है, ऐसा नहीं है बेटा। आप यहाँ पर टेम्परेचर को उतना ही रख दो, लेकिन प्रेशर को कम कर दो। जैसे ही प्रेशर को कम कर दोगे तब भी आपको यहाँ पर ये वेपर्स का फॉर्मेशन दिख जाएगा। और जब भी इसको इसको भी आप परफॉर्म कर सकते हो। जैसे अपन बचपन में होली वगैरह खेलते थे, तो होली में अपन क्या करते हैं, पिचकारी यूज करते हैं। पिचकारी को अपन कैसे फिल करते हैं, इस तरीके से खींचते हैं ना पानी पिचकारी में, है ना। तो जैसे आप पिचकारी में पानी खींचते हो, अब ट्रांसपेरेंट पिचकारी तो कभी देखी नहीं होगी आपने, लेकिन कभी देखने को मिले तो देखना, या जो वो इंजेक्शन आते हैं ना उनको देखने को, वो कभी देखना। जैसे आप इसको ऊपर खींचते हो, जैसे आप इसको ऊपर खींचते हो, पहले आपने यहाँ पर क्या जनरेट किया, सक्शन जनरेट किया। सक्शन जनरेट किया मतलब आपने नेगेटिव प्रेशर जनरेट किया। अब ऑब्वियस सी बात है कि नेगेटिव प्रेशर जनरेट किया तो इसकी वैल्यू आपके सराउंडिंग प्रेशर से क्या है, या जो भी प्रेशर यहाँ पर अवेलेबल है उससे कम ही है। तो आपने प्रेशर की वैल्यू को कितना कम कर दिया। जैसे ही आप इसको ऊपर खींचोगे आपको इस रीजन में डेफिनेटली कुछ बबल्स का फॉर्मेशन दिखेगा, आपको इस रीजन में कुछ बबल्स का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। तो वो ये इसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के बिहाफ में रहता है। तो उसमें टेम्परेचर तो आपका फिक्स है, लेकिन प्रेशर को आप कम करते रहो ऐसे इसको ऊपर खींच के। अब जैसे ही प्रेशर आपका किसी भी कंडीशन में वेपर प्रेशर से कम हो जाए, अब वेपर प्रेशर से कम होगा, डेफिनेटली यहाँ पर आपका जो लिक्विड है वो वेपर फेज में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ रही बेटा बात, है ना। तो इतने कॉन्सेप्चुअली आपने कभी भी इस चीज को नहीं पढ़ा हो, ठीक है। तो मैंने आपको एकदम सिंप्लीफाई करके वेपर प्रेशर का जो भी कॉन्सेप्ट है बहुत ही आसान तरीके से समझाया, और इसको समझने की जितनी भी पॉसिबिलिटी थी वो सारी पॉसिबिलिटी मैंने आपको बताया। तो मेरा यहाँ पर बेटा कंक्लूजन ये निकल के आता है, मेरा कंक्लूजन ये निकल के आता है कि व्हेन द प्रेशर बिकम्स लेस देन वेपर प्रेशर, आप बोल सकते हो कि आपके लिक्विड में बॉइलिंग स्टार्ट, बॉइलिंग या बबल फॉर्मेशन बोल दो या वेपर फॉर्मेशन बोल दो, स्टार्ट्स। ठीक है, अब जब मैंने ये बात करी है इसका मतलब मैंने यहाँ पर टेम्परेचर की वैल्यू को कांस्टेंट रखा। आई हैव केप्ट द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एज कांस्टेंट। ठीक है, दूसरा कंडीशन मैंने क्या बताया आपको, कि जैसे ही आपका टेम्परेचर सैचुरेशन टेम्परेचर को एक्सीड करता है, या क्रिटिकल केस में अगर ये इसके बराबर हो जाए। अब ये चीज बताने के लिए मैंने किसको फिक्स किया हुआ है बेटा, इस चीज को बताने के लिए मैंने प्रेशर को फिक्स किया हुआ है। तो इस कंडीशन में भी आपको बॉइलिंग या वेपर फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो ये दोनों कंडीशन से मैंने आपको समझा दिया। जनरली अपन जब इसको पढ़ते हैं तो यही डेफिनेशन के बिहाफ में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हर वो फ्लूइड जिसका वेपर प्रेशर बहुत हाई होगा, आप जैसे इसको एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे एक्सपोज करोगे सडनली प्रेशर यहाँ पर फॉल कर जाएगा, और इसकी वजह से आपका वो जो लिक्विड है वो वेपराइज हो जाएगा। और ऐसे जो हमारे लिक्विड होते हैं या ऐसे जो हमारे फ्लूइड होते हैं इनको अपन टेक्निकली बोलते हैं वोलाटाइल फ्लूइड्स। तो हर वो फ्लूइड जिसका वेपर प्रेशर बहुत हाई होता है उन फ्लूइड्स को अपन टेक्निकली बोलते हैं वोलाटाइल। इसलिए आप लोग को हमेशा बड़े लोग क्या बोलते हैं कि जब भी पेट्रोल को बॉटल वगैरह में लेके आ रहे हो तो उसका ढक्कन टाइटली बंद करना। अगर आप उसको खुला छोड़ दोगे तो वो जल्दी क्या हो जाता है, भाप बन जाता है। तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है ये मैंने आपको बताया। तो वोलेटाइल फ्लूइड्स के भी एग्जांपल आप ध्यान में रखिएगा, जैसे पेट्रोल होता है, जैसे आपका केरोसिन है, ठीक है, जैसे बेंजीन है। ये सब जो आपके फ्लूइड्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये हाईली वोलेटाइल नेचर के होते हैं। दीज आर हाईली वोलेटाइल फ्लूइड्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट टू बी रेफर्ड। ये पूरा डिस्कशन हमारा हो गया यहाँ पर कि जो प्रेशर होता है टेम्परेचर के रिस्पेक्ट पे वेरी करता है। तो मैं आपको कुछ स्टैंडर्ड डेटा बता देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। तो इसको आप टेबल के फॉर्म में ध्यान रखिएगा। तो यहाँ मान लीजिए मेरे पास टेम्परेचर है डिग्री सेंटीग्रेड में, और यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास प्रेशर है किलो पास्कल। तो अगर मेरा टेम्परेचर 10 डिग्रीज का है तो यहाँ पर आपका 1.2 किलो पास्कल का प्रेशर होगा। अगर मेरा टेम्परेचर यहाँ पर 20 डिग्रीज का है तो मेरा वेपर प्रेशर 2.3 किलो पास्कल का होगा। अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा के 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया तो 101.32 किलो पास्कल का मेरा प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर होगा। ये जो भी जानकारी मैंने आपको दी है ये मैंने आपको दी है विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन,
टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। नेक्स्ट पॉइंट टू बी रेफर्ड, आप इसको जरा ऑब्जर्व करना ध्यान से। ये जो 101.32 किलो पास्कल होता है, ये वैल्यू एग्जैक्टली 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। इसका मतलब ये है कि जैसे ही हमारे पानी के ऊपर जो प्रेशर है, ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब सराउंडिंग प्रेशर के बराबर होता है, ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर देख लो सर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने बचपन से सुना होगा कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी का क्या होता है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो इसका मतलब है कि जैसे ही बेटा यहाँ पर टेम्परेचर मेरा 100 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, पानी का जो प्रेशर है, वेपर प्रेशर है, वो एग्जैक्टली वन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। और आपको मालूम है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड में पानी क्या करता है बेटा, बॉईल करता है। तो आप यहां से भी ये बात को रिलेट कर सकते हो कि जैसे ही मेरा प्रेशर, वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हुआ, ये मेरी क्रिटिकल कंडीशन निकल के आती है बॉइलिंग की। अब इससे जरा सा भी ज्यादा होगा वेपर प्रेशर, डेफिनेटली मेरा पानी जो है वो बॉईल कर जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। तो आप कैसे भी बोल सकते हो, अगर वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर से बड़ा है या इसके बराबर है तो बॉइलिंग हो सकती है। या इसको जैसे मैंने यहाँ पर आपको समझाया था कि अगर हमारा एक्सटर्नल प्रेशर वेपर प्रेशर से कम होता है, तब भी आप यहाँ पर बोल सकते हो बॉइलिंग। ये दोनों चीजों को लिखने का मतलब एक ही है, लेकिन दोनों को आप कॉन्सेप्चुअली समझ भी सकते हो। ठीक है, चलो। अब यही एक कारण होता है वेपर प्रेशर का कि जितने भी हमारे प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस होते हैं, वहां पर हम कभी ऐसा कोई फ्लूइड नहीं डालते जिसका वेपर प्रेशर बहुत हाई है। तो वी नेवर एड एनी सच फ्लूइड इन द प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस हुज वेपर प्रेशर इज एक्सट्रीमली हाई। तो प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस में जो भी अपन यहाँ पर फ्लूइड्स डालते हैं, फ्लूइड्स इन प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस, वो आपके ऐसे फ्लूइड होने चाहिए जिनका वेपर प्रेशर कम। प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस should have should have very low vapor pressure, वेरी लो वेपर प्रेशर। क्यों? क्योंकि आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो। जैसे हम अगर एग्जांपल दूं यहाँ पर मर्क्यूरी का, मर्क्यूरी का वेपर प्रेशर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। इसलिए अक्सर अपन जब यहाँ पर प्रेशर फ्लूइड्स, मैनोमेट्रिक फ्लूइड्स की बात करते हैं, हम अक्सर मर्क्यूरी को यूज करते हैं। वेरी कॉमन फ्लूइड। इसका एग्जांपल भी देता हूँ मैं आपको। तो आपको ये पता होगा कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना, इसका ये वेपर प्रेशर क्यों कम होना चाहिए, उसका एग्जांपल दे रहा हूँ। जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, इसको मेजर करने के लिए हमारे पास डिवाइस होती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, बैरोमीटर। इसको अपन क्या बोलते हैं, बैरोमीटर बोलते हैं, या आप इसको टॉरिसेलिस बैरोमीटर भी बोल सकते हो। ठीक है। अब ये जो एक्सपेरिमेंट होता है कैसे परफॉर्म होता है बेटा, तो अगेन आपके पास यहाँ पर एक कंटेनर होता है। इस पूरे कंटेनर में हमने क्या फिल किया हुआ है, इस पूरे कंटेनर में हमने यहाँ पर मर्क्यूरी फिल करी हुई है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, इस पूरे कंटेनर में हमारे पास मर्क्यूरी होती है। देन इस एक्सपेरिमेंट में अपन और क्या करते हैं, इस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब भी होती है। उस टेस्ट ट्यूब को भी आप मर्क्यूरी से फिल करते हो, उस टेस्ट ट्यूब को भी आप मर्क्यूरी से फिल करते हो और उसको उल्टा करके इस कंटेनर के अंदर डाल देते हो। तो मान लेते हैं कि इस टेस्ट ट्यूब के अंदर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेवल ये हाइट है मर्क्यूरी की। ठीक है। तो यहां पर आप बोल सकते हो कि इस जगह पे, इस जगह पे मर्क्यूरी के द्वारा एग्जर्ट किया हुआ वेपर प्रेशर है, मर्क्यूरी के द्वारा एग्जर्ट किया हुआ वेपर प्रेशर है। ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर मेरे को अब इस कंडीशन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, देखो। लेट अस सपोज मान लेते हैं कि मेरा एक पॉइंट है यहाँ पर, पॉइंट ए, और यहाँ पर मान लीजिए इसके अंदर मेरा जो पॉइंट है वो मान लो पॉइंट बी है। तो मेरा टारगेट है यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो ये एग्जर्ट हो रहा है। तो माई टारगेट इज टू कैलकुलेट व्हाट इज द प्रेशर एट पॉइंट ए। तो दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये मेरे को निकालना है। अब एज पर पास्कल्स लॉ मुझे पता है कि सेम प्रेशर की इंटेंसिटी आपको पॉइंट ए पे भी मिलेगी और पॉइंट बी पे भी मिलेगी, और पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी के बीच में देयर इज अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्लूइड मास। आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक बिना फ्लूइड को चेंज किए जा सकते हो। तो यहाँ पर जो मेरा प्रेशर एट पॉइंट ए है वो एक्जैक्टली प्रेशर एट पॉइंट बी के बराबर है। ठीक है। तो प्रेशर एट पॉइंट बी कैलकुलेट कर सकते हो बेटा। देखो, प्रेशर जो होता है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे किस वजह से होता है, उस पॉइंट के ऊपर फ्लूइड का जो भी मास होता है या जो भी उसका वेट होता है उस वजह से। तो इसके ऊपर क्या क्या वेट है, एक तो वेपर प्रेशर है मर्क्यूरी का, और साथ में हाइट एच पे जो आपकी मर्क्यूरी है, तो गामा ऑफ मर्क्यूरी
इनटू हाइट h, ये आपका प्रेशर है। अब क्योंकि मर्क्यूरी का वेपर प्रेशर बहुत ही कम होता है, आप डायरेक्टली इस क्वांटिटी को नेग्लेक्ट कर देते हो। तो इसका मतलब हुआ कि मेरा जो प्रेशर एट पॉइंट बी है वो डायरेक्टली किसके बराबर है बेटा, गामा ऑफ मर्क्यूरी इनटू एच। तो सिर्फ आप ये हाइट एच मेजर कर लो, आपको यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिल जाएगा। और यही मेरा क्या है, प्रेशर एट पॉइंट ए के बराबर भी है। और प्रेशर एट पॉइंट ए किसके बराबर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। तो यही कारण होता है आपकी जितनी प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस होती है उसमें हम ऐसा फ्लूइड यूज करते हैं जिसका वेपर प्रेशर बहुत कम। अगर मान लो इसका वेपर प्रेशर रिस्पेक्टेबल अमाउंट में होता तो आपको ये क्वांटिटी भी यहाँ पर जोड़नी पड़ती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्लूइड एंड देन यू हैव टू ऐड दिस इनटू दिस पर्टिकुलर, मतलब आपका कैलकुलेशन लेंथी हो जाता। अब क्योंकि मर्क्यूरी का वेपर प्रेशर बड़ा कम है, आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, यू कैन नेग्लेक्ट दिस। और यही कारण होता है कि हम यहाँ पर क्यों यूज करते हैं मर्क्यूरी को एज अ प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस। ठीक है, चलो। तो वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट तो आपको काफी कुछ क्लियर हो गया होगा। अब अपन समझने की कोशिश करते हैं कैविटेशन के फिर। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कैविटेशन। अब मान लो कि मेरा कोई मीडियम है जिसमें फ्लूइड फ्लो हो रहा है। ये मान लो फ्लूइड फ्लो होता हुआ आ रहा है, फ्लूइड बोल दो, वाटर बोल दो, ये फ्लो होता हुआ आ रहा है। ठीक है, और एक सिचुएशन मेरी ऐसी निकल के आती है कि अब मेरे को इसी फ्लूइड को कुछ ऐसे चैम्बर के अंदर फ्लो करना। ध्यान से देखना, इस चैम्बर के अंदर मेरे को फ्लूइड को फ्लो करना। तो अगर मैं यहां से लेके यहां तक देखूं तो हमारे इस मीडियम का, जैसे मान लो पाइप है या कुछ है, इसका एरिया जो है वो क्या है बेटा, कांस्टेंट अप टू दिस पर्टिकुलर। तो इसका मतलब है फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज यहां पर जो आपकी वेलोसिटी रहेगी वो भी कांस्टेंट रहेगी। अब अगर मैं इसको देखूं, ये वाले पॉइंट को और ये वाले पॉइंट, इसको आपस में कंपेयर करूं तो इसका एरिया और इसका एरिया डिफरेंट है। यहां पर अगर मैं बोलूं तो एरिया कंपैरेटिवली कम है, यहां पर अगर मैं बोलूं तो एरिया कंपैरेटिवली ज्यादा है। तो अगर मेरे को सेम डिस्चार्ज को अब इस रीजन के बीच में फ्लो करवाना है तो ध्यान समझना बेटा, यहां पर अगर एरिया कम है तो हमें मालूम है एज पर द कंटिन्यूटी इक्वेशन, यहाँ पर एरिया कम है तो यहाँ पर मेरे को वेलोसिटी क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। और यहाँ पर अगर एरिया ज्यादा है तो यहाँ पर वेलोसिटी मेरे को कम मिलेगी, यहाँ पर मेरे को वेलोसिटी कम मिलेगी। चलो ठीक है, ये बात आपको समझ में आ। अब जब हमारा फ्लूइड फ्लो होता है यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी, एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते आप, एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन जैसे यहाँ पर कोई सा भी ट्रांसफॉर्मेशन आता है तो हमारी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। जैसे अभी यहाँ पर मान लीजिए कि वेलोसिटी v था, कांस्टेंट वेलोसिटी था, तो हमारे फ्लूइड के पास काइनेटिक एनर्जी थी हाफ एम पी स्क्वायर। लेकिन जैसे यहाँ पर फेस चेंज हुआ, यानी आपका जो फ्लो का मीडियम है वो चेंज हुआ या एरिया वगैरह चेंज हुआ, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई, यहाँ पर एनर्जी में भी वेरिएशन दिखेगा। तो मान लो यहाँ पर मेरी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम पी स्क्वायर है, यहाँ पर भी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम पी स्क्वायर है। तो इसका मतलब अगर यहाँ वेलोसिटी ज्यादा है तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पर मेरी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, ठीक है, यहाँ पर मेरी काइनेटिक एनर्जी कम है। तो कहने का मतलब हुआ, काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा हूं, अगर यहां पर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो इस पॉइंट से अगर मैं फ्लूइड को फ्लो करवाना चाहता हूं तो यहां पर प्रेशर की रिक्वायरमेंट कंपैरेटिवली क्या होगी, कम होगी। तो यहां पर मेरा कम प्रेशर लगेगा, तो कम प्रेशर रीजन मतलब लो प्रेशर रीजन विल बी डेवलप्ड ओवर हियर। और क्योंकि यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम है, अब अगर इसके आगे आपको फ्लो करवाना है तो यहाँ पर जो प्रेशर की रिक्वायरमेंट है वो कंपैरेटिवली आपको ज्यादा मिलेगी। तो यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है, ये आपका हाई प्रेशर रीजन हो गया और ये आपका लो प्रेशर रीजन हो गया। अब फ्लूइड जो होता है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर के रीजन पे फ्लो करता है। तो फ्लूइड जो होता है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर के रीजन पे फ्लो करता है। इसका मतलब ये हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि अब जो फ्लूइड आपका ऐसे फ्लो कर रहा था अब वो यहां से उल्टे डायरेक्शन में फ्लो करेगा, अब वो यहां से उल्टे डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो कहने का मतलब है कि जैसे ही मेरा फ्लूइड उल्टे डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है यहाँ पर इसका प्रेशर जो है वो काफी ज्यादा है। और अगर इसका प्रेशर काफी ज्यादा है तो इसकी टेंडेंसी होती है कि वो यहाँ पर जो हमारा मीडियम है जिसके अंदर ये फ्लूइड फ्लो कर रहा था उसका इरोजन करवा दे, उसका इरोजन करवा दे। और जैसे ही इसका इरोजन हो जाएगा
यहाँ पर खाली जगह बन जाएगी, जिस खाली जगह को आप लोग बोलते हो कैविटी या पिट फॉर्मेशन, पिटिंग भी बोलते हैं इसको अपन पिटिंग भी बोलते हैं। तो समझ में आ रही बेटा बात? तो ये चीज स्टार्ट कैसे हुई? जब यहाँ पर प्रेशर की वैल्यू कम हुई। अब अगर मान लो ये मेरा प्रेशर कम होते 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 वेपर प्रेशर से भी कम हो गया, कम होते 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 वेपर प्रेशर से भी कम हुआ, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? बबल्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। इस जगह पे बबल्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। और क्योंकि यहां से जो मेरा फ्लूइड आ रहा है, इसका प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो इस फ्लूइड के प्रेशर की वजह से ये जो भी बबल्स का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ, ये सारे के सारे बबल्स जो है वो बर्स्ट कर जाएंगे और इतना ज्यादा इंपैक्ट देंगे आपके इस पाइप के मीडियम के ऊपर कि उसका जो मीडियम है वो इरोड कर जाएगा। ठीक है, तो मैंने कैसे इस सेम चीज को किससे रिलेट कर दिया बेटा? कैविटेशन से भी रिलेट कर दिया। तो आई हैव रिलेट द सेम कॉन्सेप्ट विद कैविटेशन, सॉरी, वेपर प्रेशर। तो अगर यहाँ पर कम प्रेशर है और अगर इस कम प्रेशर की वैल्यू वेपर प्रेशर से भी कम होती है, अगर इस कम प्रेशर की वैल्यू वेपर प्रेशर से कम होती है, डेफिनेटली बेटा यहाँ पर बबल्स का फॉर्मेशन होगा। और क्योंकि यहाँ पर मेरा फ्लूइड का प्रेशर ज्यादा है, हाई प्रेशर की वजह से ये जो बबल्स है वो बर्स्ट हो जाएंगे और इसी वजह से यहाँ पर आपको पिट फॉर्मेशन या कैविटी का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। इस फिनोमिना को अपन बोलते हैं कैविटेशन। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा ये चीज, जो हमारा वेंचुरी मीटर होता है, जैसे देखो वेंचुरी मीटर में आपने देखा होगा इस तरीके से, या आपका नोजल पोर्शन होता है या आपका डिफ्यूजर पोर्शन होता है। क्योंकि डिफ्यूजर पोर्शन में लॉसेस ज्यादा मिलते हैं, आप हमेशा डिफ्यूजर एंगल को कम रखते हो, 5 से 6 डिग्री रखते हो। और जो यहाँ नोजल होता है आपका, यहाँ पर लॉसेस कम मिलेंगे आपको, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी कम है, ठीक है, यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर आपका फ्लूइड फ्लो कर जाएगा। तो मतलब ये रीजन आपका लो प्रेशर रीजन है, ठीक है, इसको अपन थ्रोट रीजन भी बोलते हैं। और थ्रोट रीजन के अंदर आपने देखा होगा वेना कॉन्ट्रैक्टा का भी फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब यहाँ पर इस रीजन में प्रेशर की वैल्यू कम होती है। बस ध्यान ये रखना होता है कि प्रेशर कम होते 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 वेपर प्रेशर से कम ना हो जाए। अगर इसकी वैल्यू वेपर प्रेशर से कम हो गई, तो यहाँ पर जो हाई प्रेशर रीजन जनरेट होता है, उसकी वजह से सारे वेपर्स आपके बर्स्ट हो जाएंगे और यहाँ पर कैविटेशन। इसलिए अक्सर आपको टरबाइन में या बहुत सारे जो आपके ब्लेड्स वगैरह होते हैं, उन सब में आपको ये कैविटीज का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। कारण इसका ये है। तो कैविटेशन को समझने के लिए वेपर प्रेशर के कॉन्सेप्ट की आपको जानकारी होनी चाहिए। तो कैसे दोनों बातें आपस में रिलेटेड, थोड़ा सा वीडियो बड़ा जरूर हो गया है, लेकिन इस पूरे वीडियो में मैंने आपको सिंप्लीफाई करके चीजों को समझा। आप देखो कई बार क्वेश्चन भी पूछता है, देख सकते हो यहाँ पर, जैसे आप क्या लिखा है, कैविटेशन विल टेक प्लेस इफ द प्रेशर ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड। अभी आपको मैंने बताया, जैसे हमारा प्रेशर वेपर प्रेशर से कम हो जाएगा, ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पर कैविटेशन होगा। तो आप यहाँ पर बोल सकते हो इफ इट इज लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ द फ्लूइड। देखो अभी जस्ट आपको बताया ये कॉन्सेप्ट है ना। और देख सकते हो, व्हेन द लिक्विड इज सेट टू बी नॉट इन अ बॉइलिंग स्टेज। तो हमारा लिक्विड यहाँ पर कब बॉइलिंग स्टेज में नहीं होगा? तो आपको पता है कि जब प्रेशर की वैल्यू वेपर प्रेशर से कम होती है, लिक्विड हमारा कौन से स्टेज में होता है बेटा? बॉइलिंग स्टेज में होता है। तो इसका मतलब अगर प्रेशर की वैल्यू वेपर प्रेशर से बड़ी है, तो यह हमारा नॉट बॉइलिंग स्टेज होगा। तो यही पूछ रहा है आपसे, नॉट बॉइलिंग स्टेज। तो इफ द प्रेशर इन द लिक्विड इज मोर देन द वेपर प्रेशर, आपका जो लिक्विड है वो नॉट इन द बॉइलिंग स्टेज। सिंपल सी बात आपको बताइए, उससे रिलेटेड यहाँ पर आपको एक आध एग्जाम्पल भी दिखा, इस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पर पूछना, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको YouTube पे इसका कॉन्सेप्ट इस तरीके से बताया कि आपको समझ में आ जाए। ऐसे ही हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को अनअकैडमी की प्लस क्लासेस में भी डिस्कस करते हैं। तो आप यहाँ पर हमारा जो कोर्स है ना, प्लस कोर्स है, उसको ज्वाइन कर सकते हो। आज 31 मई है, आज तक आपको उसमें डिस्काउंट भी देखने को मिल रहा है 60% का। तो 60% का डिस्काउंट आप हमारे इस कोर्स में अवेल कर सकते हो। जो भी अवेलेबल ऑफर है, इसको यूज करने के लिए, जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी दिखाया था, आप मेरा रेफरल कोड यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। देन अभी जो हमारा नया बैच स्टार्ट हुआ है वो 23 को स्टार्ट हुआ है। मैंने ही स्टार्ट किया इसको बाय द सब्जेक्ट ऑफ बिल्डिंग मटेरियल। इसके अलावा इस बैच में मेरा इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग भी चल रहा है, और जो हमारा गेट का बैच है, JKSSB का बैच है, वहाँ पर मेरा FM ही चल रहा है, ठीक है। तो आप इस बैच को एनरोल कर सकते हो। अगर आप RRB JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके लिए भी हमारा 28 अप्रैल को बैच स्टार्ट हुआ था। अभी फिलहाल CBT 1 की हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो RRB का अगर आप सेपरेट बैच लेना चाहते हो, तो इसको भी आप चाहो तो नॉर्मल सब्सक्रिप्शन के थ्रू या अनअकैडमी स्टोर्स के थ्रू परचेस कर सकते हो।
किसी भी सब्सक्रिप्शन को अगर आप अनअकैडमी स्टोर्स के थ्रू परचेज करोगे तो आप करंट लाइव बैच देख पाओगे, आप मल्टीपल एजुकेटर से सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ पाओगे। जैसे अभी मेरा जो करंट लाइव बैच है बिल्डिंग मटेरियल चल रहा है, आप बिल्डिंग मटेरियल देख पाओगे, लेकिन मेरे पढ़ाए हुए बाकी सब्जेक्ट्स आप नहीं देख पाओगे। इसलिए बेटर यही है कि आप मेरा नॉर्मल सब्सक्रिप्शन परचेज करो। यहाँ पर थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा है, लेकिन आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आप मल्टीपल एजुकेटर से सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो। आप यहाँ पर पिछले 2-3 सालों में हमारी जो भी क्लासेस हुई हैं आपको सबका एक्सेस मिल जाएगा। देन रेज अ हैंड ऑप्शन अवेलेबल है, आप एजुकेटर से बात कर सकते हो अगर आपको कोई डाउट है क्लास के टाइम पे, तो वॉइस कॉल के थ्रू। देन एमसीक्यूज की जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो यहाँ पर सबसे अच्छा फीचर पोल्स का है। बहुत मज़ा आता है इसमें सॉल्व करने में। अभी हमारा सेशन चल भी रहा है, आप देख भी रहे होगे इसको, ठीक है। और इसके अलावा प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स वर्कबुक्स हमने आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर रखी है। आप अगर मेरे से कनेक्ट होना चाहते हो और मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ पर जो मैं नंबर लिख के दे रहा हूँ आपको, इस नंबर पे आप टेलीग्राम मैसेज कर दीजिएगा कि परन सर के टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होना है, तो आपको ऐड करवा दिया जाएगा। ठीक है, डेफिनेटली आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो, आप डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो। अगर और कोई क्वेरी है आपको, नोट्स वगैरह अगर आपको चाहिए, तो सब आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। अलग अलग सब्जेक्ट्स की वर्कबुक्स हमने शेयर करी है, वो भी आपको मिल जाएगी। तो आई होप आपको ये आज का सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। ऐसे ही हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं अनअकैडमी पे। मेरा रेफरल कोड हमेशा ध्यान रखिएगा, ये कोड के थ्रू आप कोई से भी डिस्काउंट को कोई से भी कोर्स को अवेलेबल डिस्काउंट्स में परचेज कर सकते हैं। तो ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस, शॉर्ट कॉन्सेप्ट्स लेके आता रहूँगा। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझना है तो मुझे यहाँ पर बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं वो टॉपिक आप लोगों के लिए डेफिनेटली कवर करूँगा। ठीक है, टिल देन थैंक यू एवरीवन, लेट्स क्रैक इट।